प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज फिर मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 से अपूर्व अनुभव पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने इस संस्मरण का सारांश बतलाया था। आज हम इस संस्मरण का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ इस संस्मरण को पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसने यासुकी चान से मिलना था। इस भेद को पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो मोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यह तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यह शिष्टाचार है। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। निजी संपत्ति मतलब अपना संपत्ति। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, यानी बुलाया था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोपू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। झूठ बोलने वाले व्यक्ति सामना नहीं करते हैं, आँख में आँख नहीं मिलाते। वह अपनी नज़रें जूतों की फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे या स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। मैदान में छोटे छोटे मेड़ दिए जाते हैं जिसको क्यारी कहते हैं। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। उम्र में दोनों में मात्र एक ही वर्ष का अंतर था, लेकिन देखने में तोतो चान को वह उससे बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा
वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तो चान उत्तेजित था, किसी काम करने के लिए ज़्यादा तेज होना, उत्तेजित होना। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगा। वह उल्लास से ठिठियाकर माने पूरे जोर से और हंसने लगी। यास्की चान भी हंसने लगा। तो चान यास्की चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, घसीटते मैं रगड़ते हुए, तीरते हुए उसे तने के सहारे ऐसे लगाया, उस पेड़ के जो डाली होता है, शाखा होता है, तना कहते हैं, जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। द्विशाखा, एक पेड़ में जब दो डाली होती है उसको द्विशाखा कहते हैं, जिसमें दो शाखा हो। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसे पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यास्की चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाता। इस पर तो चान थी छोटी और नाजुक सी। इससे अधिक सहायता क्या करती। यास्की चान ने अपना पैर सीढ़ियों पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है, आसान माने हल्का, जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यास्की चान उसके पेड़ पर चढ़े यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक मतलब आंतरिक। यास्की चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटकता चेहरा इतना उदास था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। पकड़ने की, थामे रहना मतलब पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं था। 3 पैरों वाले को तिपाई कहते हैं। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। तिपाई सीढ़ी जो द्विशाखा तक पहुंच गई थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, यह सीढ़ी नहीं डोलना, डगमगाना। यास्की चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर हो जाना माने पसीने से भीग जाना। तो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था, शरीर से निकलने वाले जल। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यास्की चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, माने सूर्य का प्रकाश, सूर्य की गर्मी, पर दोनों का ध्यान यास्की चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। रम जाना मन लीन हो जाना। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यास्की चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे, पूरे शब्द खुशी में व्यक्त किया जाता है। जब जीत हो जाती है तो लोग बोलते हैं हिप हिप हुर्रे।
पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यास की चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यास की चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई, लगा कि अब रोए। उसने चाहा था कि यास की चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। सिर्फ मन कर रहा था रोने का, रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास की चांद भी रो पड़ेगा। उसने यास की चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया मतलब पकड़ लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यास की चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता वह जरूर डर के मारे चीख उठता। चीखना, जोर से चिल्लाना, उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यास की चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था, भरोसा विश्वास, और वह खुद भी यास की चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास की चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। आकाश में बादल छा गए, सूरज की ताप को जरा सा बचाया। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पेड़ के जो में दो शाखा होते हैं उस पर आमने सामने थे। पसीने से तरवतर यानी पसीने से भींगे हुए, डूबे हुए, अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यास की चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यास की चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यास की चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। गप्पे लड़ाना, इधर उधर के बात करना। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वह वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न, जिसको टीवी कहते हैं। यास की चांद उमंग से भरा बता रहा था, माने खुशी से। उमंग से भरा मतलब खुशी से। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकते हैं। सुमो कुश्ती वो जापानी कुश्ती होती है। जापान में दो पहलवानों के बीच जो कुश्ती होती है उसको सुमो कुश्ती कहते हैं। वह कहती है कि टेलीविज़न पर एक डीबे जैसे होता है। तो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यास की चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने की क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बड़ी लुभावनी होती है, लुभावनी, मन को आकर्षित करने वाली। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यास की चांद नहीं तो चांद को उसके बारे में बताया था।
पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। व्यास की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। इस संस्मरण को तेत्सिको कुरियानागी ने लिखी और इसका अनुवाद पूर्वायागिक कुशवाहा ने किया। लेखिका के बचपन के अनुभव पर ही आधारित यह पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव है। मैंने बताया था कि तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी और लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में